की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे। बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे। हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। चिर प्रतीक्षित पल आ चुका है, कवि सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। हमारे सभी जो अतिथि हैं जिनको हम लोगों ने काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया है वो लगभग हमारे बीच आ चुके हैं। अनुरोध करती हूँ माननीय महोदया श्रीमती शैल सिंह जी से कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अनुरोध करती हूँ मैं मैम से, तालियां बजती रहे। अभी कवि सम्मेलन महफिल जमेगी, लोग आएंगे। श्रीमती मीना सिंह विज्ञ जी, उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण। आग्रह है श्रीमती मुक्ति शाहदेव जी से कि वो मंचासीन हो, मंच की शोभा बढ़ा, क्योंकि शुभ, खुशी, हंसी इन सभी का प्रतीक है। एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है इसी के साथ बीएयू की गौरव गाथा में, इसीलिए तालियां बजती हैं। जैसा कि विदित है, हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आज हिंदी भाषा में कवि सम्मेलन का आयोजन हम सभी के लिए गर्व एवं हर्ष की बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में, हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। अपने मातृभाषा के प्रति सम्मान एवं आदर स्वरूप आयोजित इस हिंदी पखवाड़े के प्रत्येक कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व को समझना तथा आज अपराह्न हम लोगों ने ये कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जितने कवियों को और कवियत्रियों को हम लोगों ने आग्रह किया था वो सभी हमारे आग्रह को हम लोगों ने माना, आए और अपने विचार हम लोगों को देंगे। साथ ही मैं ये भी खुशी से कहना चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस जो हिंदी प्रेमी, कविता प्रेमी हैं, उनकी संख्या भी हमें खुशियाँ प्रदान कर रही हैं और धीरे धीरे ये महफिल कर सकते हैं कि नहीं पता नहीं, महफिल का बहुत हमें अर्थ नहीं मालूम है, लेकिन जैसा यूज़ करते हैं ये सभा जो है समय अनुसार गहराती जाएगी और सभी आनंद उठाएंगे। कटाक्ष भी होंगे, हंसी भी शायद हो सकता है, हमें नहीं मालूम कि किस तरह की कविता कौन कवि या कवित्री कहेंगे, लेकिन हम सहज उनको आदर के साथ उनके जो समय के हिसाब से वो अपना व्यक्त करेंगे उसमें हम लोग शामिल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का अपनी तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से, ऑनरेबल वाइस चांसलर की तरफ से सबका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। कहना चाहूंगी कि आप ही की पहल एवं कुशल नेतृत्व था कि आज बीएयू परिसर में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, इसीलिए एक बार तालियां सबके लिए। अब मैं अनुरोध करूंगी कि मंचासीन हमारे सभी अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की एक खूबसूरत एवं शुभ शुरुआत करें, क्योंकि परमपिता के आवाहन के बिना कोई भी कार्यक्रम असंपूर्ण रहता है। परंतु मे पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे इष्ट देवता, हमारे परम पिता, हमारे ईश्वर, हम सभी के अपने ईश्वर, सभी ईश्वर एक हैं। मैं हमेशा यही मानती हूँ। तो हमारे अपने इष्ट देवता, वो यूनिवर्सल शक्ति जिनको हम याद करते हैं दुख में सुख में, वो हमारे बीच आ चुके हैं। उनका आशीर्वाद अब हमारे साथ है। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव, जैसा मैंने कहा, काव्य पाठ है, उस ओर बढ़ते हैं। और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगी इस मंच के सबसे युवा कवि प्रकाश सिंह को। आप वर्तमान में पशु चिकित्सा महाविद्यालय में अंतिम वर्ष के छात्र हैं तथा झारखंड के बोकारो इस्पात नगर में रहते हैं। यथा नाम तथा गुण,
14 वर्ष की उम्र में ही उनमें लेखन के प्रति आत्मीयता विकसित हुई और उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने विभिन्न साहित्यिक मंचों पर दर्शकों का प्यार इकट्ठा किया है। अपनी क्षेत्रीय भाषा के प्रति प्रेम के फलस्वरूप वह एक भोजपुरी गीतकार भी हैं। उनकी लिखी हुई काव्य संग्रह आईना मशरूफ है, लोगों में खासी प्रचलित है। लिखने के अलावे उन्हें चित्रकारी, शिल्पकारी और पढ़ने का भी शौक है। अतः बिना विलंब अनुरोध करती हूँ इस सम्मेलन का प्रथम काव्य पाठ प्रारंभ करने के लिए श्री प्रकाश सिंह को। कृपया तालियां बजती रहे प्रकाश सिंह जी। सर्वप्रथम मैं हमारे सभी गुरुजनों का सारे गुरुजनों के चरणों में सशक्त नमन करता हूँ। ये मेरे लिए कहीं सौभाग्य से बहुत ही ऊपर है कि आज मुझे अपने गुरुजनों के साथ इस मंच को साझा करने का मौका मिल रहा है। और यूँ कहूँ कि ये मंच मैं साझा नहीं कर रहा हूँ, बट गुरुजनों ने हमें यहाँ पर अपने साथ आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। और मैं चाहूँगा कि हमेशा मैं अपने गुरुजनों के चरणों में ही रहूँ और उनके समीप ही रहूँ और उनका आशीर्वाद हमें मिलता ही रहे। एक वसीम साहब का एक मिसरा है, देखना कहीं साथ ही ना छूटे बुजुर्गों का, पत्ते पेड़ों पे होते हैं तो हरे होते हैं, सीलन हो तो दीवारें टूट जाया करती हैं और ख्वाहिशों पे लगाम भी जरूरी है प्रकाश, ख्वाहिशों पे लगाम भी जरूरी है प्रकाश, आसमां के सफर में अक्सर जमीन छू जाया करती है, आसमां के सफर में अक्सर जमीन छूट जाया करती है और सफर जमीन से हो, सफर जमीन से ना हो तो मंजिलें भी रूठ जाया करती हैं, सफर जमीन से ना हो तो मंजिलें भी रूठ जाया करती हैं। मजबूती मौसीकी की इतनी भी ना जांचा करो, धागे ज्यादा खींचे तो टूट जाया करती। धन्यवाद। अगली एक मेरी कविता है जिसका शीर्षक है सवाल उठाने में। दरअसल मैं हमेशा सच लिखने की कोशिश करता हूँ, बट जहाँ तक मैंने देखा है अभी के संदर्भ में देखूँ तो उसका जो फल होगा कविता का वो सकारात्मक ही होगा। हर शब्द के शमशीर निकले, हर शब्द के शमशीर निकले, जिगरा चाहिए सवाल उठाने में, हर शब्द के शमशीर निकले, जिगरा चाहिए सवाल उठाने में। आग में धड़क रही थी और आग में धड़क रही थी शहर की हवाएं, आग में धड़क रही थी शहर की हवाएं, सियासत लगी थी पानी बचाने, सियासत लगी थी पानी बचाने में। और मेरी प्यार, और अगली पंक्ति सुनिएगा, मेरा किसी की तरफ कोई साथ नहीं है कि जो मरे थे ये शहर बनाने में, ये लॉकडाउन से ही कुछ रिलेटेड होगा। जो मरे थे ये शहर बनाने में, पसीने छूट गए उनकी बरसी मनाने में, जो मरे थे ये शहर बनाने में, पसीने छूट गए उनकी बरसी मनाने में। और सुनते जाइए कि वो इतना खाली नहीं कि आपकी खैरियत लें, वो इतना खाली नहीं कि आपकी खैरियत लें, वो व्यस्त है कुर्सी बनाने में। इस लॉकडाउन में मैंने एक और कविता लिखी थी। जब मैंने पंछियों को आज़ाद देखा था तो मैंने कविता लिखी जिसका शीर्षक सितारे तीर अभी कलकत्तों में बंधे हैं, वरुण अभी तरुण सब तेरे अभिलाषी हैं, तू सैर लगा के तेरे दिन सुकून में उदासी है, कोई बस में ना कर पाएगा आज ये मौसम फिर सावन के जैसे हैं। पिंजरे बनाने वाले पिंजरों में फंसे हैं। धन्यवाद। अगर और भी कुछ अगर आप लोगों को सुनने का मन हो मुझसे तो कृपया बोलिएगा, मैं जरूर सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश। कार्यक्रम के अगले काव्य पाठ के लिए जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ, उनका जो कविता के प्रति या साहित्य के प्रति रुचि है, उसके अलावा
पहले मैं वही बताना चाहूँगी। एक समय था जब वो एक बाह्य और आंतरिक द्वंद्व से गुजर रहे थे। उस द्वंद्व से उन्होंने विजय पाई और उस विजय को उन्होंने जरिया बना करके समाज के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। आत्महत्या जैसे महत्वपूर्ण विषय में वो लोगों को समझाना और उसमें कार्यरत है। इनके बारे में कुछ और कहना चाहूँगी कि जब प्रख्यात साहित्यकार व संस्कृत कर्मी स्वर्गीय श्री नेमीचंद्र जी जैन जी की संस्था नटरंग प्रतिष्ठान में वर्षों तक सहायक लाइब्रेरियन के रूप में कार्य करने का सौभाग्य मिला, वहीं से इनकी हिंदी साहित्य से साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात श्री पंकज कुमार दूरदर्शन के लिए महात्मा, देश के पुकार जैसे राष्ट्रीय धारावाहिकों के निर्माण संग राष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र लेखनी की शुरुआत उन्होंने की। वर्षों से बढ़ रही, जैसा मैंने बताया, आत्महत्या को गंभीर विमर्श के माध्यम से रोकने में सतत प्रयत्नशील हैं, जो अत्यंत सराहनीय है। इन बीते वर्षों में तकरीबन 100 कविताएं उन्होंने लिखी है। राजस्थान पत्रिका प्रभात खबर में प्रकाशन भी हो चुका है। पिछले हिंदी दिवस को यूनिवर्सिटी द्वारा काव्य पाठ के लिए सम्मानित हुए एवं बाद में रांची यूनिवर्सिटी के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से उसका पुनः प्रसारण भी हुआ। अब हम निश्चित ही आतुर हैं श्री पंकज जी को सुनने के लिए, इसीलिए अविलंब उनको बुलाती हूँ। कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए उनके लिए। श्री पंकज जी। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म दिवस भी है, इसलिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए और सभी साहित्य प्रेमियों के लिए। इससे पहले कि मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूं, चंद सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूं, मैं खुद से भी करना चाहता हूं, अगर आपका इजाजत हो तो। मित्रों, जहां साहित्य की बात शुरू होती है या साहित्य की बात हम कह रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो साथ साथ ही हम मानवीय संवेदना को पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि मानवीय संवेदना ही साहित्य है। जब इसे स्वर दिया जाता है तो ये साहित्य का रूप ले लेता है। अब बात यह है कि जो ये संवेदना है, आज ये संवेदना शीशम क्यों रही है, ये कट क्यों रही है हमारे घरों में? बेटी के रूप में, कहीं बेटे के रूप में, कहीं पति के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में हमारी संवेदनाएं कट रही हैं। ये हम सब महसूस करते हैं, बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं। यहाँ पे जितने भी महानुभाव बैठे हुए हैं, सभी अपने घरों में एक बार दृष्टि डालेंगे तो ये महसूस होगा कि उनकी संवेदनाएं भी कट रही हैं और उनके बच्चों की भी संवेदनाएं कट रही हैं, और ज़रूरत है इस संवेदना को स्वर देने। अब सवाल ये उठता है कि हमारी संवेदना का साथी कौन है? परिवार है, समाज है या देश है? मेरी नज़र में, या मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि संवेदना का जो सबसे करीब का साथी होता है वो हम स्वयं होते हैं। जब हम अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं और व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तब सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आत्महत्या जो है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। आज मैं आपको अगर डाटा बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश में आज 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हर साल सुसाइड करते हैं, और उसमें एक बड़ी जो संख्या है वो 15 से 30 वर्ष के लोगों की है, जो हमारे नौनिहाल हैं। अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी मात्रा में जो हमारी युवा पीढ़ी यूं ही अपने जीवन को बर्बाद कर रही है, वो क्यों कर रही है? वो इसी वजह से कर रही है कि उनकी संवेदनाएं कट रही हैं कहीं ना कहीं। अलग अलग परिप्रेक्ष्य में आप अगर देखेंगे तो ये नजर आएगा। अब हम क्या करें, कहां से शुरुआत करें, कैसे इसको रोकें? तो मेरी नजर में दोस्तों, अपनी संवेदना को स्वर देने का सबसे जो बेहतर तरीका है वो है लेखन। अगर हम अपनी लेखनी को, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को अपनी कलम से शेयर करते हैं, अपने पेन को, अपनी लेखनी को अपना दोस्त बनाते हैं, तो
तो सच मानिए कि आपको अपने व्यक्तित्व से मुलाकात होगा, जिस मुलाकात के लिए हम वर्षों तरसते हैं और हम मर जाते हैं। हमारी मुलाकात खुद के अस्तित्व से नहीं हो पाता, वो आपकी लेखनी से हो सकता है। तो किस तरह को सुसाइड करता है, फाइनेंशियल रूप से काम करता है। बात वही आती है कि उन्होंने कभी भी खुद से मुलाकात नहीं करी, अपने व्यक्तित्व से मुलाकात नहीं करी, अपने व्यक्तित्व से कहीं ना कहीं कट गए। इस वजह से ये बात सामने आती है। आज मैं जो पहली कविता आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा रोमांटिक है, क्योंकि बिल्कुल बोझिल मैं आपको नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस समस्या पर आपको गंभीर करना चाहता हूँ। पहली कविता है जो कि यूं ही मैंने लिखी थी। मैंने कभी लिखने के लिए लिखने की शुरुआत नहीं करी, या मुझे कभी भी छपास की उम्मीद कि तब लाइसेंस मिल गया था, एक तरह से सामाजिक स्वीकारता हो गई थी कि अब मैं इल्लू इल्लू तो कह सकता हूँ। उस समय फिल्म आई थी सौदागर, दिलीप कुमार की, अगर ध्यान होगा तो इल्लू 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 करके उसमें कुछ गाना था, इल्लू इल्लू क्या है ये इल्लू इल्लू। तो मैंने पत्र में ऊपर बहुत बड़े बड़े शब्दों में इल्लू इल्लू लिखा, एक ILU लिख दिया, और उसके बाद मैंने जो कविता लिखी थी वो कविता चूंकि बन गई थी, बाद में जब मैं पढ़ता था मुझे बहुत आनंद का एहसास होता था। वो कविता कुछ ऐसी थी कि यूं तुम्हारी स्मृतियों में कुछ इस कदर खोता गया, यूं तुम्हारी स्मृतियों में कुछ इस कदर खोता गया, मंजिलें हटती रहीं कारवां बढ़ता गया। यूं तुम्हारी स्मृतियों में कुछ इस कदर खोता गया, मंजिलें हटती रहीं कारवां बढ़ता गया। तुम मिलोगे ना मिलोगे, तुम मिलोगे ना मिलोगे, या तेरी यादें मिलेंगी, रूह को जन्नत मिलेगी या मौत को शिरत मिलेगी, कुछ भी तो दिखता नहीं है। उस समय देखिए, सोच समझिए, एक किशोरावस्था के युवक की सोच को समझिएगा तो ये कविता ज्यादा समझ में आएगी कि यूं तुम्हारे, फिर से मैं कहाँ यूं तुम्हारी स्मृतियों में कुछ इस तरह खोता गया, मंजिलें हटती रहीं कारवां बढ़ता गया। तुम मिलोगे ना मिलोगे, या तेरी यादें मिलेंगी, रूह को जन्नत मिलेगी या मौत को शिरत मिलेगी, कुछ भी तो दिखता नहीं अब, कुछ भी तो दिखता नहीं अब, क्या रहेगी क्या मिटेगी, क्या करूं कैसे करूं, क्या करूं कैसे करूं, दर्दे बयां ऐ जिंदगी, क्या करूं कैसे करूं, दर्दे बयां ऐ जिंदगी, जिस कदर फैली हुई है यूं फिजा में बदलियां, जिस कदर फैली हुई है यूं फिजा में बदलियां, मेरे महफिल का नजारा भी तो कुछ यूं कम नहीं, सात पर्दे के जो भीतर, सात पर्दे के जो भीतर बैठी है नूरे जहां, जाके कह दे कोई उनसे लुट गया मेरा जहां। जो रुलाना ही था उनको, जो रुलाना ही था उनको, क्यों ख्वाब को दे दिया, जो रुलाना ही था उनको, क्यों ख्वाब को दे दिया। अब खड़ा हूं, अब खड़ा हूं दो पाट बीच, अब खड़ा हूं दो पाट बीच, न इस किनारा न उस किनारा, यूं चुभ रही है याद तेरी लेकर स्मृतियों का सहारा। ये चूंकि मेरी पहली कविता थी और बहुत ज़हनियत के साथ मैंने लिखी थी, बहुत हृदय के साथ मैंने लिखी थी, तो ये कविता मेरे को याद रहती अभी तक। आपको टूटने नहीं देगी। ये मैंने अपने महाविद्यालय के बच्चों के सामने प्रेजेंट किया है, और इस कविता से, इसको कविता में नहीं कहूँगा, बार-बार मैं कह रहा हूँ, ये सुसाइड नोट था, अंतिम शब्द थे जो मैंने अपने परिवार के नाम लिखे थे, क्यों ही कागज के टुकड़ों पर उस समय मुझे फैले हुए थे। तो इस कविता को सुन करके आप प्रेरित होइएगा, टूटिएगा मत, मजबूत बनिएगा, यही इस कविता का उद्देश्य। और इस कविता से तकरीबन 6-7 जिंदगियों को मैं बचा चुका हूँ, ये सत्य बात है और बहुत बड़ी बात, क्योंकि एक जिंदगी भी एक सुनहरे सपने टूटने जैसा होता है, और ये संभावनाओं का समुद्र खत्म होता है जब एक जिंदगी बर्बाद होती है। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होती है, बहुत रोता हूँ। अगर कहीं से कोई शब्द सुनता हूँ आदमी,
वेटनरी अधिष्ठाता महोदय भी यहाँ पर हैं। आदरणीय सैल सिंह जी, समस्त पदाधिकारीगण, पंकज वत्सल जी, हार्दिक आभार आपका। आदरणीय नंदिनी, आदरणीय मुक्ति शाहदेव जी, प्रकाश सिंह, पंकज कुमार जी, उपस्थित सभी छात्रगण और उपस्थित सभी विद्वत जन, मैं अंग देश की बिटिया हूँ, मैं अंग देश की बिटिया हूँ, मैं मीनू मेरा नाम, करूँ नमन वंदन अभिनंदन, सभी को है प्रणाम। धन्यवाद, आभार। आज 38 साल पहले मैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में अपने घर द्वार आई थी और आप लोगों ने सुना होगा, साधु जब घर द्वार त्याग करके साधना की ओर जाते हैं तो सफलता तभी होती है, वह साधना सफल तभी होती है जब उनको अपने घर से भिक्षा मिल जाती है। आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में मैं अपने घर द्वार के सामने खड़ी हूँ और आप लोगों की शुभकामनाओं, दुआओं की कामना रखती हूँ। आज रामधारी सिंह दिनकर जी को नमन करती हुई हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाने के अवसर पर मैं हिंदी पर अपना काव्य पाठ करूंगी। सुना जाए। बुलंदी पर हमारी हिंदी, हिंदी हिंदी शोर मच रहा, हिंदी हिंदी शोर मच रहा, कौन सी है यह अकलमंदी, बिन मेहंदी का लोटा नाचे झूले मन, गोदी झूले मन आनंदी, हिंदी हिंदी शोर मच रहा। कहाँ कहाँ करना हदबंदी, कहाँ कहाँ करना हदबंदी, किधर किधर क्यों ताराबंदी, किसकी नाके बंदी करनी, किससे करनी मोर्चा बंदी। आन बान शान है हमारी, आन बान शान है हमारी, जान जहान अभिमान हिंदी, बोली चाली अपनी अपनी, बोली चाली अपनी अपनी, सद्गुणों की खान है हिंदी। हिंदी करे सेहराबंदी, हिंदी करे सेहराबंदी, और हुई माथे की बिंदी, चिंदी चिंदी सब उड़ जाए, चिंदी चिंदी सब उड़ जाए, बुलंदी पर हमारी हिंदी, बुलंदी पर हमारी हिंदी। एक दिन हिंदी दिवस मनाकर, एक दिन हिंदी दिवस मनाकर, कदापि न नाता तोड़े, एक दिन हिंदी दिवस मनाकर, कदापि न नाता तोड़े, माँ के जैसी प्यारी हिंदी प्रतिक्षण प्रतिपल रिश्ता जोड़े। गूंगा है वह राष्ट्र, गूंगा है वह राष्ट्र, जिसकी न होती कोई राष्ट्रभाषा, संस्कृत सुधा हिंदी के पद प्रतिष्ठा की हो अभिलाषा। और मैंने देखा है, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों की बात और है, मॉम डैड तो कहते हैं, लेकिन हम लोगों के समकालीन भी बहुत लोगों को मैंने सुना है जो घर में बिल्कुल खाटी हिंदी बोलते हैं, लेकिन जब वो आपस में बातचीत करते हैं तो कहेंगे मेरी मदर आई थी, मेरे फादर वहाँ थे। तो बड़ा अजीब लगता है मुझे। मदर फादर न कहा करें, मदर फादर न कहा करें, पिताजी माँ बोलिए, माँ पिताजी बोलिए, अंग्रेजियत का बाना छोड़ हिंदी अमृत रस बोलिए। विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली 3 भाषाओं में अपनी हिंदी, महाकवि चंदर वरदाई, अमीर खुसरो जायसी से निखरी हिंदी,
महादेवी समर्पिता की हिंदी, अपने ही घर में निर्वासिता, अपने ही घर में निर्वासिता की दंश झेलती है हिंदी। कैसी है यह विडंबना, पखवाड़े के पर्व से मनती हिंदी, पखवाड़े के पर्व से मनती हिंदी। आगे समझ जाए। मीनू करे निवेदन, मीनू करे निवेदन सबसे, हिंदी पढ़े लिखे और बोले, राष्ट्रभाषा की पद प्रतिष्ठा कर, जीवन में अमृत रस घोले, जीवन में अमृत रस घोले। और अब बहुप्रतीक्षित काव्य पाठ, एक ऐसी शख्सियत जो किसी भूमिका की मोहताज नहीं, जिनके ज्ञान और सौम्य स्वभाव का समागम उन्हें खास बनाता है। माननीय महोदया श्रीमती शैल सिंह मैम से रूबरू होना हमारे लिए आवश्यक एवं सौभाग्य की बात है। एक बार तालियां सर्वप्रथम हमारे कैंपस की फर्स्ट मीटिंग में मैम है। एमए समाजशास्त्र, बीएड शिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी, आप लयबद्ध भजन, गजल, संगीत निर्माण तथा हर विधा में काव्य रचना का हुनर रखती हैं। पठन पाठन, संगीत सुनना इनकी कुछ रुचियां हैं। आपकी कई काव्य संग्रह जैसे शब्दों की चहलकदमी, कालजयी, काव्य पंचवटी, मोर की ओर, अक्षर रंगोली, साज सा रंग इत्यादि प्रकाशित हैं। आपने न सिर्फ विभिन्न काव्य सम्मेलनों एवं काव्य गोष्ठियों में शिरकत की है, बल्कि हिंदी दिवस के अवसर पर यत्र तत्र तथा आकाशवाणी में प्रस्तुति दी है। आपकी रचनाएं समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हैं। आप शैलरचना.blogspot.in शैल कृति के नाम से ब्लॉग्स भी लिखती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने इतनी सभी सम्मानित आदरणीय श्रोतागण, समझ में नहीं आता कहाँ से आरंभ करूं। मंच छूटे बहुत जमाना हो गया और उसकी कृपा किसी से तो मैं बहुत ज़्यादा भूमिका तो नहीं बांधूंगी। आदरणीय डीन एग्रीकल्चर एवं अन्य डीन्स, डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स एवं अन्य कर्मचारीगण तथा सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागण, मीडिया के लोगों को मेरा सादर अभिनंदन। और इन तालियों की गड़गड़ाहट से ही हौसला अफजाई होती है। अगर आप लोग उत्साहवर्धन करें तो एक से एक लक्ष्यदार चीज़ों का आप लोगों को दीदार करवा सकती हूँ। मेरी आँखों का पी के मैं, मेरी आँखों का पी के मैं, सभी मदहोश बैठे हैं। मेरी आँखों का पी के मैं, सभी मदहोश बैठे हैं। नशा नस नस तरल कर दी, नशा नस नस तरल कर दी, सभी खामोश बैठे हैं। पलके हो गई शुहदा, मतलब सभी की पलके, पलके हो गई शुहदा, झपकना भूल बैठी है। जब से आई हूँ महफिल में, जब से आई हूँ महफिल में, सभी खामोश बैठे। जब से आई हूँ महफिल में, सभी खामोश बैठे हैं। इस पे जरा गौर करिएगा, सभी पीछे से लेकर आगे तक। गर हो तालियों की गूंज तो भंग तंद्रा सभी की हो। गर हो तालियों की गूंज तो भंग तंद्रा सभी की हो। महफिल हो उठे जीवंत, करतल ध्वनि सभी की हो।
जाए गद गद, शब्दों से करूं साबो, महफिल हो जाए गद गद, गर्दे हौसला रंज भी, गर्दे हौसला रंज भी, मन के तार छेड़ूं अनहद, गणमान्य तिथियों का करूं भरपूर मनोरंजन, दर्शक दीर्घा में बैठे सज्जनों, दर्शक दीर्घा में बैठे सज्जनों, करूं सत सत नमन वंदन, करूं सत सत नमन वंदन। अब आप लोगों पे निर्भर करता है, भोजपुरी में सुनेंगे या हिंदी में सुनेंगे। ये आज हम जिस समारोह के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिस समारोह में हम लोगों को आमंत्रित किया गया है, ये असल में मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं हिंदी भाषियों के बीच में हूँ। आधी ज़िंदगी मेरी नॉन हिंदी बेल्ट में बीती है, उड़ीसा, चेन्नई और कहाँ। तो ये जो हिंदी का प्रचार प्रसार, हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए उस समय की तत्कालीन सरकार ने ये अभियान चलाया था, ये साउथ के लिए जहाँ नॉन हिंदी बेल्ट है। पर ये चीज़ यहाँ हो रही है, सुन करके बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बहुत जगह किया, जहाँ थोड़ा सा प्रतिष्ठित होने का समय आया तो जगह छूट गई। तो पहली बात तो मैं थोड़ा सा हिंदी के लिए बोल दूँ, क्योंकि हम हिंदी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। ऐसा है कि हमारी सनातनी भाषा हिंदी ही है। ये अंग्रेज़ों ने अपनी अंग्रेजी यहाँ छोड़ दी, अपने तो चले गए पर अंग्रेजी को छोड़ के चले गए। तो ये इस पे मेरी एक रचना है, रफ्ता रफ्ता सेंध लगा अंग्रेजी, रफ्ता रफ्ता सेंध लगा अंग्रेजी, घर में हिंदी के हुई सयानी, मेहमान नवाजी में खाई धोखा, अपने ही घर में हुई बेगानी। मेहमान नवाजी में खाई धोखा, अपने ही घर में हुई बेगानी, जड़ तक दिलो दिमाग पर छाई, चट कर भी भाव भरा खजाना। अंग्रेजी में वो भाव नहीं उमड़ते जो आपकी हिंदी दिलो दिमाग पे भाव छोड़ते हैं। जड़ तक दिलो दिमाग पर छाई, चट कर दी भाव भरा खजाना, बेअदब हर कोठे, बेअदब हर कोने ठाठ बघारती, राष्ट्रभाषा हिंदी भरती हर जाना। कितनी ढीठ है ये घाघ अंग्रेजी, कितनी ढीठ है ये घाघ अंग्रेजी, किस दुनिया से पराकर आई, हम पर हावी हो ऐसे फिर भी घर में हिंदी की बनी लुगाई। वक्त की मार में हो गई बीमार, अंग्रेजी महामारी ने पांव पसारा, आलम आज की सांसें गिनकर, आलम आज की सांसें गिन हिंदी अपनी जहरी करे गुजारा। मदर्स, टीचर्स, फादर्स, फ्रेंड्स डे, चलन फला ढका के बढ़ चढ़ के, इठलाती बोले संग खेले अंग्रेजी, इठलाती बोले संग खेले अंग्रेजी, घर में हिंदी के सर चढ़ चढ़ के। हिंदी दिवस का एक निवाला दे, हम लोग हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक दिन का ये समारोह रखते हैं। ये तो आज समापन समारोह है, वैसे ये 14 सितंबर के दिन इसको धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदी दिवस का एक निवाला दे, देश आज़ादी का बिगुल बजाता, राष्ट्रभाषा कर घोर अनादर, स्वदेशी हिंदी को ठगा है जाता। सुनने में लगता कितना अजीब, सुनने में लगता कितना अजीब, हिंदी दिवस मनाना हिंदुस्तानी, देसी भाषा किस बीना पर तज, अंग्रेजियत फैशन मन में ठानी। अब आप लोगों को कुछ किस तरह का
सुनाएंगे। तेरा अस्तित्व क्या शहर गांव के बिना, तेरा अस्तित्व क्या शहर गांव के बिना। मेरे गांव की सोधी खुशबू ले आना, मेरे गांव की सोधी खुशबू ले आना। शहर में जो खरीदे से कहीं मिलती नहीं, शहर में जो खरीदे से कहीं मिलती नहीं। इमारतें तो गगनचुंबी शहर में बहुत, धूप की परछाई तक कहीं दिखती नहीं। एक सदी बीत गई देह को धूप सेके हुए। ये अपार्टमेंट वालों के लिए। एक सदी बीत गई देह को धूप सेके हुए। भूखे कच्छ में भीगी लटे तक सूखती नहीं। खुले आंगन के लुत्फ को तरसता शहर, खुले आंगन के लुत्फ को तरसता शहर। लगे प्योम से चांदनी कभी उतरती नहीं, लगे प्योम से चांदनी कभी उतरती नहीं। मेरे गाँव की सोधी खुशबू ले आना हवा, शहर में जो कहीं खरीद से कहीं मिलती नहीं। शहरी सड़कों से भरे गंवई पगडंडियां, शहरी सड़कों से भरी गंवई पगडंडियां। गाँव सी यहाँ की आबो हवा लगती नहीं। तालियां। लगे दिन करे को आसमां निगल है गया, लगे दिन करे को आसमां निगल है गया। किरण मोहिनी सुबह की बिखरती नहीं। मेरे गाँव की सोधी खुशबू ले आना हवा, शहर में जो खरीदे से कहीं मिलती नहीं। आजकल सारे पेड़ पौधे तो कट गए हैं, अपार्टमेंट बन रहे हैं, मंजिलें बन रही हैं, इमारतें बन रही हैं, तो उस पे है भांति भांति के शजर यहाँ तन कर खड़े। शजर मतलब पेड़ होता है। भांति भांति के शजर यहाँ तन कर खड़े। परिंदों की किसी पहली पर बसती नहीं। पुष्प खिलने तो रकम बेरकम के बहुत, पुष्प खिलने तो रकम बेरकम के बहुत। महक फजा में रात रानी से तिरती नहीं। मिटा दो हर जगह से नाम मेरा, भले तुम मिटा दो हर जगह से नाम मेरा। मिटा न पाओगे, मिटा न पाओगे, लिखा दे पे नाम मेरा। मिटा न पाओगे, लिखा दे पे नाम मेरा। खफा होने की
कराती तेरा एहसास रुसवाई में भी, भले तुम मिटा दो हर जगह से नाम मेरा, मिटा न पाओगे लिखा दिल पे नाम मेरा। कहीं रूठ कर भी न जाना दूर हमसे, चाहत की जिंदगी 4 दिन की कसम से, मिजाज पूछो होता बीमार दिल का, मिजाज पूछो होता बीमार दिल का, पता बहुत आसान था, पता बहुत आसान था दिल के कातिल का, पता बहुत आसान था दिल के कातिल का। देखा न तर से नैनों की सदाकत मेरी, हंस के मुंह फेर लेना देख हालत मेरी, भले तुम मिटा दो हर जगह से नाम मेरा, मिटा न पाओगे लिखा दिल पे नाम मेरा। एक कली और है, उसको गहराई से सुनिएगा। व्यथा की इबारत सूरत से पढ़ लेना, व्यथा की इबारत सूरत से पढ़ लेना, दिखाना सकूं जिसे अनदेखा न कर देना, ख्वाब क्यों दिखाया माहताब जैसा, करके बावला मोहब्बत में आफताब जैसा, करके बावला मोहब्बत में आफताब जैसा, दर्द दिल का देख कर, दर्द दिल का देख कर परेशान जिगर है, सरापा से गम के, सरापा मतलब नीचे से सर तक, सरापा से गम के बस तू ही बेखबर है। एक भोजपुरी में हमारी कविता है गीत रूप में। गौआ में हमारे जैसन लगे पीपल के छाँव हो, गौआ में हमारे जैसन लगे पीपल के छाँव हो, कतो नाही देखली वैसन शहर बीच ठाव हो। साँझ हो कब चिड़ै चह 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 के, कब देला मुर्गा मांग हो, न कवनो मुड़ेरवा सुनली, न कवनो मुड़ेरवा सुनली, काव काव काग के नातक हो हाथे देखली, कटोरवा दूध भात के, नातक हाथे देखली, कटोरवा दूध भात के, ना केहू से मेल मिलापा, लेन देन व्यवहार हो, चल देखा गौआ हमरे बिहाँ से लोग बहुते अमीर यहाँ, फटल परिधान तन भाई के, ऐठे शहर के लोग चले आधा तन उघाड़ के। तो
बहुत गरीब गाँव तब सब कतन ढाकल बा बहुत गरीब गाँव तब सब कतन ढाकल बा आधे पेट खा के देखा हसत सब सकल बा जे गौआ के गवार कहे जे गौआ के गवार कहे मन कर गोरियाई हो जे गौआ के गवार कहे मन कर गोरियाई हो धई के उमे ठिकाने दरस गौआ के कराई हो गौआ में हमरे जैसन लगे पीपरा के छाँव हो कतो नाही देखली वैसन शहर बीच ठाँव हो कतो नाही देखली वैसन शहर बीच ठाँव। संचालिका डॉक्टर नंदिनी कुमारी जी। वैज्ञानिक प्रायः कारण परिणाम परीक्षण इसी बारीकियों में उलझा रहता है और वैज्ञानिक नाम से ही एक शुष्क प्रकृति का व्यक्तित्व उभरता है, लेकिन इनका अपना नंदिनी कुमारी का संवेदना का व्यापक संसार है। अपने एकेडमिक करियर में तो गोल्ड मेडलिस्ट रही ही, एक अच्छे एंकर, वक्ता और कवयित्री के भी रूप में इनकी विशेष पहचान है और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी वैसी ही गति, प्रवाह और समृद्ध शब्द संपदा है जो एक रेयर कॉम्बिनेशन उनको बनाता है इस यूनिवर्सिटी फ्रेटर्निटी में। और इनका माँ के नाम से एक काव्य संग्रह प्रकाशित है। इनका मानना है कि माँ से बड़ा शब्द, उससे पवित्र और पावन संबोधन दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई नहीं है। दोनों कविता पहली बार इस मंच पर साझा कर रही हूँ। ये इसी जगह के लिए लिखी, इसीलिए अच्छा लगा कि शायद देख पाई। आप सभी का मन मिले, समर्थन मिले तो अच्छा लगेगा। बड़ी मन भावन है हिंदी, आप सभी साथ गाएं तो अच्छा लगेगा। बड़ी मन भावन है हिंदी, पवित्र पावन है हिंदी, मेरे माटी की खुशबू है, हिंद का वंदन है हिंदी। एक साथ, बड़ी मन भावन है हिंदी, पवित्र पावन है हिंदी, मेरे माटी की खुशबू है, हिंद का वंदन है हिंदी। पहला अंतरा जुड़िएगा, समर्थन मिलेगा, अच्छा लगेगा। प्रेयसी का अनुमोदन हिंदी, हिया उर मंथन है हिंदी, हिया उर यानी हृदय। प्रेयसी का अनुमोदन हिंदी, हिया उर मंथन है हिंदी, मेरी धात्री सी ममता है, विषय विन्यासक क्षमता है, अपरिमित त्रिवेणी संगम है हिंदी, बड़ी मन भावन है हिंदी, पवित्र पावन है हिंदी, मेरी माटी की खुशबू है, हिंद का वंदन है हिंदी। अगला अंतरा कुछ कहूंगी नहीं, पंक्तियां खुद अपनी भाव बताएंगी। हिंदी को परिभाषित करने की औकात मेरी तो खैर बिल्कुल भी नहीं, किसी का सामर्थ्य नहीं। देश की गरिमा है हिंदी, पुरातन महिमा है हिंदी, विषम समभौगोलिक भारत। देश की गरिमा है हिंदी, पुरातन महिमा है हिंदी, विषम समभौगोलिक भारत, सकल एक सीमा है हिंदी, शीतलता इव चंदन है हिंदी, बड़ी मन भावन है हिंदी, पवित्र पावन है हिंदी, मेरी माटी की खुशबू है, हिंद का वंदन है हिंदी। अगला अंतरा जुड़िएगा, साथ मिलेगा, अच्छा लगेगा। थोड़ी सी तालियां अगर साथ हो जाए, अनुरोध है। अरुण की आभा है हिंदी, निखारे प्रतिभा जो हिंदी। फिर से बोलूंगी, अरुण की आभा है हिंदी, निखारे प्रतिभा जो हिंदी, उपमा अलंकारों का गहना, विरल धारा सा बहना,
चोटिल, हिंद की काया सी चोटिल, रो रहा कुछ भाषा का भी दिल। हिंद की काया सी चोटिल, रो रहा कुछ भाषा का भी दिल। उठाओ गिरने ना देना पतन ये भारत की गरिमा। हमारी आज़ादी का प्रतीकात्मक हिंदी खो दिया तो धरोहर चली जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि अंग्रेजी नहीं सीखिए, फ्रेंच नहीं सीखिए, लेकिन खुद को कमजोर मत करिए। अपनी चीज़ों को क्यों देना? विदेशी लोग हमारी अच्छी चीज़ों को सीख रहे हैं, तो हम भी सारी लैंग्वेजेस सीखे, सारी भाषाएं सीखे, लेकिन शीर्ष पर हिंदी रहेगा क्योंकि वो हमारी आज़ादी का प्रतीक है। हिंद की काया सी चोटिल, रो रहा कुछ भाषा का भी दिल। उठाओ गिरने ना देना पतन ये भारत की गरिमा। रूठ कर जाने ना पाए करो अब मंथन की हिंदी। बड़ी मन भावन है हिंदी, पवित्र पावन है हिंदी। मेरे माटी की खुशबू है, हिंद का वंदन है हिंदी। धन्यवाद। ये पहली कविता थी जो इस समय के लिए लिखी। अब ये दूसरी कविता है, उसके साथ आप भाव से जुड़िएगा। इसी जगह के लिए लिखी है, लेकिन समझिएगा अपना हृदय उड़ेल कर रख दिया है। कृष्णा जी की भाग्यवान। कृष्णा जी की भाग्यवान को 62 वर्ष की उम्र में मैसिव कार्डियोवास्कुलर अटैक आया। बीपी की मरीज थी। जीवन की आपाधापी और परिवार को संभालते संभालते शरीर ने कब साथ छोड़ दिया पता ही नहीं चला। बच्चे अपनी दुनिया में खुश और बिजी थे। दोनों ने फ्लाइट पकड़ ली खबर सुनने के बाद। बस दुख और अफसोस इसी बात का था कि अभी 1 महीने पहले माँ ने बुलाया था आने के लिए, छुट्टी नहीं बोली कह करके नहीं आए। काश आ जाते तो माँ बच जाती। माँ कोमा में है। खैर, हमारी ये जो कविता है वो पति पत्नी के बीच के वार्तालाप पर केंद्रित है। जब अंतिम समय में भाग्यवान छोड़कर जा रही है तो कृष्णा जी कैसे परेशान है। उन्हें लगता है कहीं से कुछ जादू हो जाए, वो रुक जाए, और कैसे उन्हें एहसास होता है कि आपाधापी में समय इतना बीत गया, समय गुजरी, जो सोचते थे आज करेंगे वो कर नहीं पाए। वो सुनिएगा। भाग्यवान आईसीयू के भीतर आधुनिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस है। मेरे साथ कल्पना की दुनिया में खो जाइएगा। विश्वास मानिए, सुबह 4 बजे तक उस कल्पना की दुनिया में रही मैं और उसको जिया। तब लिखा है, आप भी इसे सुने। कृष्णा जी आईसीयू के बाहर थे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस भाग्यवान। भावुक होकर शीशे से देखते हुए कृष्णा जी कहते हैं, मानो कहते हैं, मेरा कलम, मेरा रुमाल, मेरी बुशर्ट तो लाओ। बुशर्ट यानी शर्ट। मेरा कलम, मेरा रुमाल, मेरी बुशर्ट तो लाओ। तौलिया, इत्र, टिफिन, जूते भी सजाओ। उन्हें लग रहा है कि वही सुबह है जो सालों से भाग्यवान उठती है, टिफिन बनाती है। मेरा कलम, मेरा रुमाल, मेरी बुशर्ट तो लाओ। तौलिया, इत्र, टिफिन, जूते भी सजाओ। मेरी नई बॉस सख्त बड़ी है, उठो भाग्यवान, वक्त नहीं है। कल्पना कीजिए, मृत्युशैया से उनकी पत्नी अगर बोलती तो क्या बोलती। कृष्णा जी अब अपना ख्याल रखिएगा। कृष्णा जी अब अपना ख्याल रखिएगा। छींक आती है आपको बहुत, गर्म पानी और रुमाल रखिएगा। कृष्णा जी अपना ख्याल रखिएगा। छींक आती है आपको बहुत, गर्म पानी और रुमाल रखिएगा। बच्चों को फोन करके हाल चाल रखिएगा। बच्चों को फोन करके हाल चाल रखिएगा। अभी तो सारे रिश्ते, सारे नाते निभा रही, अभी तक निभा रही थी वो, तो बच्चों को फोन करके हाल चाल रखिएगा। मुझे वक्त ना दिया, ना मलाल रखिएगा। अभी भी फिक्र देखिए। कुछ दिन बिटिया के साथ रह लीजिएगा, कुछ दिन बिटिया के पास रह लीजिएगा और फिर बेटे को कुछ साल रखिएगा। अब मुझे मेरे बॉस ने बुलाया है, बोल दो वक्त नहीं है, ये संदेशा भिजवाया है। कृष्णा जी की आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे। बोले, तू तो तन्हाई में भी जी लेती थी पगली, तू तो तन्हाई में भी जी लेती थी पगली। हमें खुश रहकर विष प्याला सी खटास पी लेती थी पगली। मेरा पल कैसे कटेगा पगली बता। पगली ही थी वो बेचारी, जो दुनिया जीवन सबके लिए सब कुछ अर्पण करती, पगली ही तो थी। और लेकिन ऐसा नहीं है, कृष्णा जी भी उसे बहुत प्यार करते थे। कृष्णा जी की दुनिया ही पगली थी और पगली की दुनिया कृष्ण जी, और ये तो नियति है ना। मेरा पल कैसे कटेगा पगली बता, उठ काम में लग जा, यूं ना सता। कृष्णा जी की कल्पनाओं में भाग्यवान मुस्कुराई और बोली, वर्षों से आपका इंतजार किया है, वर्षों से आपका इंतजार किया है कृष्णा जी। आपका घर, आपके संसार, आपसे प्यार किया है। थोड़ा मुझको भी वक्त देते तो बताती, जाने कितने किस्सों का नहीं इजहार किया है। आपके हर प्रमोशन की मिठाई जो खाई और दूर हुए जाते हो समझ ही ना पाई।
लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसमें कृष्णा जी बोल रहे हैं तो ये पति के साथ भी होता है। आजकल तो पति पत्नी दोनों बिजी रहते हैं, इसीलिए साथ छोड़कर तो एक भी कोई चला जाएगा, ये दूसरे के लिए बेहद दुखद है, लेकिन ये नियति है। कृष्णा जी आपका वर्षों से आपका इंतजार किया है, कृष्णा जी आपका घर, आपके संसार, आपसे प्यार किया है। थोड़ा मुझे भी वक्त देते तो बताती, जाने कितने किस्सों का नहीं इजहार किया है। आपके हर प्रमोशन की मिठाई जो खाई और दूर हुए जाते हो समझ ना पाई। जाइए अब आपकी गिरफ्त नहीं है, जाइए अब आपकी गिरफ्त नहीं है। अब मेरे बॉस ने मुझे बुलाया है, अब मेरे बॉस ने मुझे बुलाया है। कल आप मशरूफ थे, आज मुझे वक्त नहीं है। कृष्णा जी और भावुक हुए और बोले, याद है जब हम तुम्हें शादी कर लाए थे, वो पल जो गांव में बिताए थे। आंगन में तुम मेरी माई संग धान सुखाती थी, सफल वर्षों आंगन में तुम मेरी माई संग धान सुखाती थी, घूंघट की ओट से कैसे मुस्कुराती थी। सफल वर्षों का छोड़ न जाओ, अब वही चैन से रहेंगे, तुम लौट कर तो आओ। तू तो आधार मेरी दरख्त बड़ी है, उठो भाग्यवान, वक्त नहीं है। तभी नर्स और डॉक्टर आए, स्थिति अच्छी नहीं थी। कृष्णा जी भी यथार्थ में लौटे। डॉक्टर ने बोला, थोड़ा दूध ले आइए, पाइप से देखते हैं, क्या पता कुछ मिराकल हो जाए। संग संग 15-20 और दवाएं भी मंगवाई। कृष्णा जी दूध और दवाई लेने सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। सोचने लगे कि कैसे कभी देख नहीं पाया कि सीमित संसाधनों में भी भाग्यवान ने उनके बच्चों, उनके माता पिता, मेहमान सभी को कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। तब सोचते हैं, पता नहीं पगली कभी समय से भोजन भी करती थी या नहीं, दूध पीती भी थी या नहीं। सोचकर बोतल पर दूध ले आए और सिस्टर को दिया। थोड़ी देर बाद सिस्टर आकर बोली, वो कुछ भी नहीं ले रही है, पाइप से भी नहीं। कृष्णा जी मायूस हो गए, शायद यथार्थ को स्वीकारने की कोशिश कर रहे थे। मशीन से लैस टूटती सांसों से संघर्ष करके भाग्यवान से बोले, ओ अन्नपूर्णा, उस एकादशी को क्या खाया था तूने? शायद उस दिन पूछना भूल गए, जीवन की व्यस्तता देखिए हम मशीन कैसे बन गए। ओ अन्नपूर्णा, उस एकादशी को क्या खाया था तूने? खुद भूखे रहकर भी सबको खिलाया था तूने। कभी थककर सोते नहीं देखा, आज सुस्त पड़ी है। मेरी नई बॉस सख्त बड़ी है, उठो भाग्यवान, वक्त नहीं है। भाग्यवान ने मानो जवाब दिया, ना कोई अफसोस, कोई मलाल नहीं है। महिला तो पति और बच्चों से निहाल रही है। नियति तो एक को एक दिन लेकर ही जाएगा, नियति तो एक को लेकर ही जाएगा, दूसरा पल पल यादों में बिताएगा। आपकी गोदी में जो अंतिम पल मिला है, आपकी गोदी में जो अंतिम पल मिला है, समझिए कृष्णा जी, मुझे व्रतों का प्रतिफल मिला है। इजाजत दीजिए, मुझे मेरे बॉस ने बुलाया है, बोल दो वक्त नहीं है, ये कहलवाया। कृष्णा जी ने मानो नेत्रों को बंद कर लिया, खुद को संभालते हुए इजाजत दे दी। उखड़ती सांसें और तेज होकर भाग्यवान के लिए तकलीफ देह हो रही थी। शायद अब वो भी समझ गए थे कि भाग्यवान को इनलाइन सपोर्ट सिस्टम से कुछ मिल नहीं रहा, बस तकलीफ हो रही थी। मानो कृष्णा जी ने बोला, जाओ भाग्यवान, मैं जल्द मिलूंगा। जाओ भाग्यवान, मैं जल्द मिलूंगा। मेरी हर सांस तेरी ऋणी है, मैं तेरे लिए क्या खाक जीऊंगा। तुझे आज मैं दुल्हन सा सजाऊंगा। शुरुआत में वर्षगांठ होती तो बच्चों की तरह जिद करती थी भाग्यवान, उसे कभी चूड़ी ला कर देते थे, कभी कुछ। बाद में पूछते थे, भाग्यवान तुझे कुछ चाहिए? वो भी कहती थी, अरे नहीं, अभी तो बेटी लेकर आई है, अभी बेटा लेकर आया है। भूल गए कृष्णा जी कि शायद ये डेकोरम पूरा करना होता है, और दोनों अपने बच्चों के साथ खुश हैं। लेकिन ये बात को अब उन्हें याद आ रहा है तो क्या कहते हैं, देखिए, जाओ भाग्यवान, मैं जल्द मिलूंगा। मेरी हर सांस तेरी ऋणी है, मैं तेरे बिन क्या खाक जीऊंगा। तुझे आज मैं दुल्हन से सजाऊंगा। अर्थी उठ रही है। तुझे आज मैं दुल्हन से सजाऊंगा, पहली वर्षगांठ से तुझे चूड़ियां साड़ी उपहार दिलाऊंगा। तू मायके की लाडली थी बहुत। इतने सालों में कृष्णा जी बच्चे बनते चले गए, और जैसे जैसे कृष्णा जी बच्चे बनते चले गए, वो कब पत्नी से मां बन गई, ना कृष्णा जी को पता चला, ना उनकी पत्नी को पता चला। पत्नी भी उसी में खुश, कभी गुस्साती भी कि यार आप तो कभी मनाते भी नहीं हो, कभी सॉरी भी नहीं बोलते। लेकिन उतना श्रीमती मुक्ति शाहदेव जी, आप हिंदी शिक्षिका सह एकेडमिक इंचार्ज सरला बिरला स्कूल रांची हैं। आपकी कविता संकलन आंगन की गोरैया प्रकाशित है, तथा 2 साझा कविता संग्रह भी आपके राष्ट्र स्तरीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में कविताएं एवं कहानियां प्रकाशित हुई हैं। सबसे पहले तो उनके धैर्य के लिए, और जिस तरह से वो प्रत्येक जो मंच पर कवि है उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे, इसके लिए तालियां। ये उनकी खासी शख्सियत
के अल्फाज नहीं, वो अनमोल है, अनमोल रहेंगे, मुश्किलों से रुक जाए, ऐसी उनकी परवाज नहीं है। माँ शारदे को नमन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में मैं पहली बार आई हूँ, कुलपति महोदय को और जितने भी गुरुजन पदाधिकारी सम्मानीय श्रोता भी यहाँ बैठे हैं मंच पे, हमारे कवि मित्रों को और जो थोड़े बहुत बच गए हैं श्रोतागण, सभी को मेरा प्रणाम। सौभाग्य की बात है कि हिंदी के लिए कुछ पंक्तियाँ हैं कि ध्वजा यह झुके नहीं, ध्वजा यह झुके नहीं, दीप यह बुझे नहीं, माँ भारती के भाल का तिलक यह मिटे नहीं, माँ भारती के भाल का तिलक यह मिटे नहीं। और हिंदी के लिए ही है छोटी सी रचना कि चिर विजयी हिंदी, चाहे जितने भी अंग्रेजियत आ जाए लेकिन हम भारतीय हैं और हम सपने में, हम सोच में हमेशा हिंदी हमारे साथ है। तो कुछ इसी तरह के भाव हैं हमारी कविता, जो पहली कविता मिली है कि चिर विजयी हिंदी। ध्यान दीजिएगा कि पत्तों की मरमर सी, पत्तों की मरमर सी, बारिश की बूंदों सी, सौंधी माटी की खुशबू सी, बारिश की बूंदों सी, सौंधी माटी की खुशबू सी, झरनों की कलकल, झरनों की कलकल, शोक नदी की हलचल, शोक नदी सी अल्हड़, उच्छृंखल प्रवहमान, भोर की लालिमा और संझा दीप की जान है वह, चिर विजयी हिंदी है वह, चिर विजयी हिंदी है वह। अगणित कंठों में सुसज्जित, अगणित कंठों में सुसज्जित, प्रशस्त अगणित कंठों में सुसज्जित, माँ शारदे का वरदान है वह, भारत की पहचान है वो, चिर विजयी हिंदी है वह। हृदय जिसका विशाल है, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी भाषाओं के शब्द हैं और हिंदी का दायरा बहुत बड़ा है। तो हृदय जिसका विशाल है, प्रशस्त जिसका भाल है, हिम प्रदेश के उत्तुंग शिखर से, हिम प्रदेश के उत्तुंग शिखर से, हिंद सागर की अटखेलियों तक, हिम प्रदेश की उत्तुंग शिखर से, हिंद सागर की अटखेलियों तक, ब्रह्मपुत्र की विराटता से, नर्मदा की पवित्रता तक, ब्रह्मपुत्र की विराटता से, नर्मदा की पवित्रता तक, एक मन एक प्राण एक ही भाव से बह रही है वह, बह रही है वह, लगाकर सबको हृदय से चल रही है वह, चलती रहेगी वह, अनंत काल तक, चिर विजयी हिंदी है वह, चिर विजयी हिंदी है वह। आओ मिलकर उद्घोष करेंगे, आओ मिलकर उद्घोष करेंगे, माँ भारती के भाल का तिलक बन, माँ भारती के भाल का तिलक बन, दमकती रहेगी वह, दमकती रहेगी वह, आन बान शान से मुस्कुरा रही है वह, चिर विजयी है, चिर विजयी रहेगी वह, चिर विजयी है, चिर विजयी। तो ये हिंदी की बात और हिंदी की कविताएं मैं मुक्त छंद में लिखती हूँ। और अभी मैं आ रही थी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बस से उतरी हूँ और मुझे गाड़ी तैयार थी, मैं आई और जो मेरे साथ मुझे लेकर आ रहे थे वो यही चर्चा कर रहे थे इन सड़कों से गुजरते हुए कि मैडम 10-20 साल पहले कितनी हरियाली थी और कैसे कंक्रीट के जंगल उग रहे हैं। तो और अभी बात अपनी की संवेदनाओं के मरने की, बहुत सारी बातें आई यहाँ से, एकदम दिल भरा हुआ मेरा, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं, इतने अच्छे रंग की कविताएं, हर भाव की कविताएं यहाँ से पढ़ी गई हैं। तो मैं चुनकर जो दो छोटी रचनाएं आपके लिए करेंगे। एक कविता का शीर्षक है बेचैनियाँ, बेचैनियाँ। ये जो मर रही है ना संवेदनाएं सबके अंदर से, ये जो मर रही है ना संवेदनाएं सबके अंदर से, क्या तो बनता जा रहा है इन दिनों आदमी, क्या तो बनता जा रहा है इन दिनों आदमी, कुछ अजीब सा, कुछ अजीब सा, पर आदमी तो कतई नहीं वह, कुछ अजीब सा पर आदमी तो कतई नहीं वह, कुछ रूखा सूखा बंजर रंगहीन, कुछ रूखा सूखा बंजर रंगहीन और जलता हुआ सा, जमता हुआ सा। देखिए नदी को बहते हुए आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं रोज स्वर्ण रेखा को पार करती हूँ सरला बिरला जाते हुए, और अभी बरसात में उछल उछल कर देखती हूँ कि बहती हुई बस अभी को नजर आती है। तो जब भी चीजें बहुत खलबलाहट होती है मन में, तो कुछ रूखा सूखा बंजर रंगहीन और जलता हुआ सा, जमता हुआ सा, बेजान बदरंग उद्देश्य विहीन। ये जो गुजर रहे हैं ना दिन, ये जो गुजर रहे हैं ना दिन संक्रमण काल के,
ये जो गुजर रहे हैं ना दिन संक्रमण काल के, क्या कुछ तो छूट रहा है पीछे, क्या कुछ तो छूट रहा है पीछे, क्या कुछ तो चला आ रहा है साथ साथ, क्या कुछ तो छूट रहा है पीछे, क्या कुछ तो चला आ रहा है साथ साथ, और कितना कुछ नजर आ रहा जुड़ने को बेताब। ये इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप, ये फेसबुक, सब कुछ बहुत कुछ छूट रहा है, लेकिन जुड़ भी रहा है। आज महिलाओं की इतनी संख्या है फेसबुक में, खाना बनाते हुए वो कविताएं लिख रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, तो कुछ छूट भी रहा है तो कुछ साथ में जुड़ भी रहा है। ये जो गुजर रहे हैं ना दिन संक्रमण काल के, क्या कुछ तो छूट रहा है पीछे, क्या कुछ तो चला आ रहा है साथ साथ, और कितना कुछ नजर आ रहा जुड़ने को बेताब। जाने क्या क्या कितनी गहराई तक धंस रहा है अपने अंदर, जाने क्या क्या कितनी गहराई तक धंस रहा है अपने अंदर, और कुछ बनाता बिगाड़ता तोड़ता गूंथता एकदम अजीब सा, तोड़ता गूंथता एकदम अजीब सा। और इन्हीं दिनों कितना भटक रहा है मन, और इन्हीं दिनों कितना भटक रहा है मन। निरुद्देश निरुपाय मथ रही है चीजें, बेचैन हो रही है रूह बारंबार, क्या कुछ झटक देना है, बेचैन हो रही है रूह बारंबार, क्या कुछ झटक देना है, और कितना कुछ बांध लेना है अपनी गांठ, कितना कुछ बांध लेना है अपनी गांठ। उफ उफ ये दौर बेचैनियों का, उफ ये दौर बेचैनियों का। और छोटी सी रचना आपने कर, और मैं बहुत खुश हूँ, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, कविताएं कर रही हूँ और बहुत सारी बातें आई, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि कहाँ कहाँ से शब्द कितना संबल है हमारे लिए। अगर कभी को समय नहीं है, हम लोग सुबह 4 बजे से तैयारी करते हैं तो 6 बजे बस पकड़ पाते हैं, और अभी आते हैं हम अपने बच्चे के साथ भी बहुत अन्याय करते हैं, बना दिया है खाना निकाल कर खा लेना लेट हो जाए। और आज मैं ये लोग संवरण ना कर सकी, लेकिन मैं और आधा घंटा पहले उठी अपने बेटे के लिए खाना बनाने के लिए कि आज मैं दोपहर घर नहीं लौट पाऊँगी, मैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आऊँगी। तो एक छोटा सा दृश्य है, मुझे यकीन है आप उससे जुड़ पाएंगे कि हम कैसे कविताएं लिखती हैं। सिलबट्टा और कविता, सिलबट्टा और कविता। अभी अभी कढ़ाई में धुआं के तेल में फोरन डालते वक्त, अभी अभी कढ़ाई में धुआं के तेल में फोरन डालते वक्त जहन में उभर रही थी एक कविता। सब्जी में नमक हल्दी मिलाते वक्त भी उभर रही थी, और एकदम उछलती हुई बाहर आ जाना चाहती थी। मजबूरियां सोचिए आप, शब्द आते हैं, अगर हम गैस बंद करें तो खाना में लेट हो जाएगा, बस छूट जाएगी, लेकिन कविताएं उभरती रहती हैं। कि अभी अभी कढ़ाई में धुआं के तेल में फोरन डालते वक्त जहन में उभर रही थी एक कविता, सब्जी में नमक हल्दी मिलाते वक्त भी उभर रही थी, और एकदम से उछलती हुई बाहर आ जाना चाहती थी। गैस की आंच मध्यम करती करती भी तो बोल रही थी वह एक कविता, गैस की आंच मध्यम करती करती भी तो बोल रही थी वह एक कविता, और पिरोना चाहती थी शब्द शब्द उसे, और पिरोना चाहती थी शब्द शब्द उसे डायरी के पन्नों में। बस जरा मसाला डालकर भून ले सब्जियों को, और ग्लास भर पानी डालकर बंद कर देगी ढक्कन, फिर जब सब्जी से आने लगेगी सुगंध तब तक पूरी कर लेगी वह एक कविता। बस जरा मसाला डालकर भून ले सब्जियों को, और ग्लास भर पानी डालकर बंद कर देगी ढक्कन, फिर जब सब्जी से आने लगेगी सुगंध तब तक पूरी हो जाएगी कविता भी। पर कहाँ हो पाया ऐसा, पर कहाँ हो पाया ऐसा। सिलबट्टे पर रखकर धनिया जीरा अदरक और जाने क्या क्या पीसती रही देर तक। होता है सब्जी बन गई, दाल बन गई, थोड़ा स्वाद वाला धनिया की पत्ती की चटनी पीस लो सिलबट्टे में, उसके पास मिक्सी है लेकिन वो चाहती है कि स्वाद ज़्यादा है, तो वो सिलबट्टे को निकालती है, पीसती है, और जाने क्या क्या पीसती रही देर तक। पर कहाँ हो पाया ऐसा, सिलबट्टे पर रखकर धनिया जीरा अदरक और जाने क्या क्या पीसती रही देर तक, और उस कर्कश शोर से कहीं खो गए थे शब्द। और उस कर्कश शोर में आप इमेजिन करिए हमारी पंक्तियों को, हमारे शब्दों को, और वो सिलबट्टे की घड़घड़, उसका पसीना, उसकी मेहनत। तो यहाँ पंक्तियाँ हैं कि धनिया जीरा अदरक और जाने क्या क्या पीसती रही देर तक, और उस कर्कश शोर में कहीं खो गए थे शब्द, उस कर्कश शोर में कहीं खो गए थे शब्द, और मसालों संग पीस कर हो गई थी पूरी एक कविता, मसालों संग पीस कर हो गई थी पूरी। धन्यवाद, आभार, धन्यवाद, तहे दिल से आभार।
बहुत खूबसूरत, सही कहा सर ने, कल्पना की आखिरी हद है ये। इतनी खूबसूरती से जीवन की आपाधापी को कविता में पिरोया, मतलब बहुत ही सुंदर था। एक बार जोरदार तालियां लगाइए। और अब मैं सर से आग्रह करूंगी कि शॉल लेकर जो यहाँ हमारे मंच पर अतिथि महोदय आए हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है, उन्हें सम्मानित करें। मैं उसके लिए आग्रह करूंगी डीन एग्रीकल्चर अधिष्ठाता महोदय डॉक्टर एम.एस. यादव सर से कि कृपया मंच पर आएं और जितने अतिथिगण हैं उनको शॉल देकर सम्मानित करें। ये प्यार है सर का, ये उदारता है सर की सर्वसही का। सबसे छोटे को सबसे पहले तालियों की गूंज होनी चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, ये आशीर्वाद है सर का, सर हम सभी के लिए, इनके लिए। और अब शॉल उठाते हुए हमारी माननीय महोदया श्रीमती शरद सिंह मैम को तालियां बजती रहनी चाहिए। निश्चित ही एक और इसमें शॉल उठाते हुए श्रीमती मीना सिन्हा जी मैम को, मुफ्ती शाहदेव जी को, बहुत ही भावुक इंसान श्री पंकज कुमार जी को शॉल उठाते हुए। सर और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री पंकज बस्तर जी को कि वो आभार प्रकट करें। वोट ऑफ थैंक्स के लिए उन्हें बुलाना चाहूंगी। आज के इस हिंदी दिवस पखवाड़ा के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में आए हुए सभी कवियत्री और कविगण का हार्दिक आभार। श्रीमती शैल सिंह जी ने जितने भावपूर्ण कविता प्रस्तुत की, न केवल उनके शब्द हैं बल्कि स्वर और भावना से भी भरपूर है, और एक ग्राम्य जीवन का और शहरी जीवन का क्या अंतर है उसकी संवेदना को उन्होंने ताना बना बुन के प्रस्तुत किया। प्रमुख रूप से हम आपके आभारी हैं। आपको रांची में आए हुए मुश्किल से 1 साल हुए हैं, शहर से बहुत जुड़ाव भी नहीं हुआ, फिर भी डॉक्टर नंदिनी के एक आग्रह पर आपने अपना समय दिया इस कार्यक्रम के लिए। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार आभारी है। श्रीमती मीनू सिन्हा जी का काफी 3-4 दशक इस परिसर में बीता और केवल लॉकडाउन पीरियड में लगभग 120 ऑनलाइन कवि सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया। यह इनकी रचना धर्मिता का एक प्रमाण है और इनकी क्या प्रतिष्ठा और पहचान है कवियों के काव्य जगत में, इसका भी एक प्रमाण है। हम आपके भी आभारी हैं मैडम। यह जो कार्यक्रम है विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा आज से 25 साल पहले ही हुआ था एक बार। प्रोफेसर एम.एस.एम. मोहसिन साहब कुलपति थे और प्रोफेसर रीता शुक्ल जो हिंदी सृजन में झारखंड का अग्रणी नाम है, वो आई थी उद्बोधन देने। उसमें लगता है 25 वर्षों के बाद आज यह कार्यक्रम हुआ, तो हमारे अधिष्ठाता इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। हिंदी जगत इनका आभारी है कि ये हिंदी के लिए लकीर खींच कर जा रहे हैं, जो आगे भी कम से कम वार्षिक स्तर पर यह परंपरा जारी रहेगी। आज के आयोजन का प्रायोजकत्व के लिए जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल रांची ब्रांच और पशुपतिनाथ टेम्पल मैनेजमेंट सोसाइटी, विश्वविद्यालय के 500-600 एकड़ के विशाल में एक ही टेम्पल है, उसकी कमेटी ने इसको प्रायोजित किया है। तो आज के कार्यक्रम में जो भी अच्छाइयाँ रहीं उनका श्रेय आप सभी कवियों को, कवयित्रियों को है, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को है और दर्शक के रूप में हमारे आए अतिथियों को है। जो कमियां रह गई, जो त्रुटियां रह गई, उसके लिए पूरी तरह से मैं पंकज वत्सल जिम्मेदार हूँ। क्षमा याचना सहित मिक्षामि दुक्कड़म।